Good evening to all of you. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Very good evening to all. तो स्टार्ट कर लें. Yes, sir. ओके. सो आप लोगों के साथ दो क्लास नहीं हो पाई हैं, है ना. एक सैटरडे का था. सैटरडे का वो लिंक ही नहीं एक्टिव नहीं हो रहा था, लिंक वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी शेड्यूल नहीं था सैटरडे को. सर वो मेरे पास नहीं था लिंक, आज मैंने किसी से लिया है। आई ट्राइड अलॉट. मैंने भी ट्राई किया सैटरडे को, लेकिन वो हो नहीं पाया. वो ठीक. एक बच्चे की मेल भी आई थी कि सैटरडे को क्लास नहीं हुई, ऑल्दो इट वाज इन्फॉर्म. सर चलिए. एक बार सर आप ग्रुप में एक बार फिर से लिंक सेंड कर देना। ये वाला लिंक तो मैं अभी सेंड कर देता हूँ, डोंट वरी. चलिए आज थोड़ा सा एक नया शुरू करते हैं. सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, ग्रुप में मैं नहीं हूँ। मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है प्रियांशी, जो आप लोगों का अपना ग्रुप है कोई, है ना. यस मेरे पास सर। कोई ग्रुप. ओके. सो टुडे इज ECO 7 एंड और बेसिकली जो ECO 7 है आपका मोस्ट ऑफ पोर्शन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. सो पहले तो हम जानेंगे कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है क्या. विजिबल है स्लाइड ये आपको. एम आई ऑडिबल. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और ये आपका मटेरियल शेयर है आपको. Yes, sir. So ECO 7 में there are 4 blocks and each blocks first block having 4 unit. So we will try to finish up all the 4 unit today. और जो क्वेश्चंस आंसर हैं आपका, आप आराम से पूछिएगा. मैं ये मैमूना पूछिए आप जल्दी फटाफट, फिर शुरू करें. सर Sir, आप in the schedule, it is given today is the last class for BCOC 133. Which one? BCOC 133. In No, the no. schedule, it's given 12th February is the last session for BCOC 133. Is it so? Yes, from tomorrow, I think it's ECO Just 07. just wait, just wait. Let us Yes, see. sir. Yes, sir. Let us see. सर आप 10 पार्ट पढ़ाएंगे ना। क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रही हूँ 10 का पढ़ाएंगे आप निक्षेपण। नहीं, विक्षेपण नहीं है आज. सर फिर कौन सा है। फिर सर कौन सा पढ़ा रहे हैं। एक मिनट वेट करिए, एक मिनट बस.
Yes, I also forget that today is the last day of BCOC 133. और I started this ECO 07 और मुझे लगता है there are 2 more classes are required, है ना? एक क्लास हुआ नहीं और एक जनरल काउंसलिंग हुआ, तो there are 3 counseling sessions are required to discuss on BCOC 133. तो ऐसा करें, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं ये ECO 7 ही, और 3 क्लास के लिए हम अलग से शेड्यूल करवा लेंगे, क्योंकि 3 क्लास अलग से हो जाएंगी, क्योंकि अदरवाइज आज हम लास्ट वाला ले रहे हैं, बाकी ब्लॉक छूट जाएंगे BCOC 133 के। तो इफ टाइम परमिट हम आरसी चंडीगढ़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 काउंसलिंग इसकी और शेड्यूल कर दें अलग से, क्योंकि 3 काउंसलिंग इसकी बची हुई है। ओके मेमुना, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Thank you. Okay, so we will start ECO 7 today. सर ये कौन सी बुक्स है? प्रियांशी, ये ECO 7 है, काइंड ऑफ मैथमेटिक्स भी है इसमें और थोड़ा सा स्टैट है, मैक्सिमम तो स्टैटिस्टिक्स है, एंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजमेंट है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजमेंट, इसी के बारे में है थोड़ा सा, और अच्छा लगेगा आप सबको, आपस में डिस्कस करेंगे हम सब लोग। तो so first unit is, as I said, ECO 7 having 4 blocks and 1 blocks having 4 unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. So first unit is meaning and scope of statistics. कोई बता पाएगा? Anybody tell what is statistics? पढ़ा, नाम सुना है स्टैटिस्टिक्स का? यस सर। सर जिसमें टेबल बनते हैं जिसमें एक्स और वाई होता है, हाँ, और इसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी के टेबल बनते हैं। ये तो वन एस्पेक्ट है, दैट इज नॉन एज सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस सर। So basically statistics is a branch of science. इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, what is statistics, what are the definition, but मोटा मोटा समझ लीजिए, it is just pure science and it is a branch of science, but it is little different from mathematics. Although mathematics भी इसमें यूज होता है for the calculation purpose, for the analysis purpose, but the theories and rules and theorems are different from mathematics, although it comes under the mathematical science. Even you must have seen in university there are department called as mathematical and statistical departments. So maths के और statistics के same departments होते हैं। यहाँ हम statistics को as a separate पढ़ेंगे। So in this unit हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स 2 टर्म्स में हम लोग यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेथड्स इन डिफरेंट फील्ड, एंड लिमिटेशंस, ऑफ कोर्स देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स and some distrust in mathematics, statistics, and what are the reasons. Although not to be quoted, but
some author says that statistics is very dangerous mathematics. कई बार स्टैटिस्टिक्स को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, यूज करेंगे तो उसका कुछ एकदम दूसरा एग्जांपल या सॉरी दूसरे रिजल्ट्स आएंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी में आपको सुनाता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देयर वाज ए रिवर, एक रिवर थी और उस रिवर को क्रॉस करने के लिए देयर वाज ए बोट एंड बोट कीपर। तो एक पैसेंजर था, पैसेंजर वाज द स्टैटिशियन। उन्होंने पूछा कि इसको क्रॉस करने का व्हाट इज योर चार्ज। देन ही आस्क्ड समथिंग, उसने कुछ कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो उसने कहा कि आई विल नॉट पे यू बट यू जस्ट हेल्प मी आउट विद दैट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस रिवर एट डिफरेंट इंटरवल्स। हमको बता दीजिए थोड़े थोड़े जगह पर कितना इसका गहराई है, कहीं पर 1 फुट, कहीं पर 2 फुट, कहीं पर 3 फुट, कहीं पर 18 फुट, कहीं पर 20 फुट। व्हाट ही डिड, ही जस्ट कैलकुलेटेड मीन। उसने मीन निकाला और मीन निकालने के बाद में ही गॉट और ही कंक्लूडेड दैट द डेप्थ ऑफ दिस रिवर इज ओनली 4 फीट, सो आई कैन क्रॉस इट। तो इन दैट वे द स्टैटिस्टिक्स इज वेरी डेंजरस, क्योंकि उसकी वास्तविक गहराई तो कहीं पर 20 फुट थी, कहीं पर 18 फीट थी, but the mean was only 4 feet and his height was 5 or plus feet. So he concluded कि इसकी हाइट मेरे से कम है, नदी की गहराई मेरे से कम है, so I will cross it. So many mathematicians said that statistics is a dangerous mathematics, क्योंकि इसका अगर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करोगे, then it will harm. तो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा समझने के लिए, और ये बेसिकली यूज मैनेजमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्लियर इसका यूज ओनली मैथमेटिक्स में था, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट न्यू डिसिप्लिन बट इट इज एन ओल्ड एज द ह्यूमन एक्टिविटी इटसेल्फ। उतना ही पुराना जब से आदमी अपना एक्टिविटी करना शुरू किया है, और पिछले कुछ सालों में तो इसका जो यूज है इट बिकम वेरी हाई इन रिसर्च, इन एजुकेशन, इन डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स, इकोनॉमिक्स, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर। सो इफ वी सी द वर्ड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, it has been derived from Latin word that is static, or sorry, Latin word status. You know the meaning of status. Status means the position. What is the position of the data? What is the position of the things? And if we see the Italian word, that is statica, German word static, और इनका सबका meaning क्या है? That is the state, means what is the position of that particular for which we want to find out. Statistical methods are now widely used in various diversified, जैसे बताया मैंने कि agriculture, economics, sociology, it is being used everywhere. But since we are the students of management or business management, so we will also use this statistics in our purpose, in our study. So there are so many definitions. Many mathematicians, many statisticians had defined statistics in their own word. The word statistics has been used in variety of way. Sometimes it used in the plural. It is used in two sense. One is plural sense and second is singular sense. When it is used in plural sense, means that refer to the kind of data, kind of this particular data, facts, figures. So that it is known as plural sense. There are so many examples. अगर किसी का हम कह रहे हैं कि the population of the country, what it is, and if we see the ratio, the 932 females per 100 males in India. So this is, अब जब डेटा को हम डिफाइन कर रहे हैं या फैक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं, so that is known as plural sense. यानी स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट होंगे, एक प्लूरल सेंस होगा जब हम डेटा की बात करेंगे, डेटा को हम लोग नंबरिंग में, न्यूमरिक में लेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज
प्लूरल सेंस। और जब उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफरेंट थ्योरीज यूज करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, दैट विल बी इन सिंगुलर सेंस। तो ये बहुत सिंपल सा है कि स्टैटिस्टिक्स को दो वे में हम लोग पढ़ेंगे, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस में। इसको थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Statistics defined in plural sense. Statistics has been defined differently by the different writers. According to Webster, statistics are the classified fact representing the conditions of the people in a state or in a nation, especially those facts which can be stated in numbers or any tabular or classified arguments. Means मैंने जैसे कहा प्लूरल फॉर्म में अगर हम किसी भी डेटा को, डेटा न्यूमरिक फॉर्म में है, तब उसको हम प्लूरल सेंस में कहेंगे कि वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एंड फैक्ट्स। और अगर हम उसको देखिए जैसे एग्जांपल्स दिए हैं, वन एग्जांपल इज वेरी गुड, दे मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मीन्स इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज नॉन स्टैटिस्टिक्स। लाइक माई वेट इज 72 kg, that is not statistics. If I talk the weight of 3 people or 4 people, that it comes under the statistics. The weight of Ram is 72, the weight of Krishna is 74, the weight of another person is 75, the weight of next person is 71. So we are taking the 4 people, 5 people, then we can compare, we can analyze, we can draw some conclusion. If I talk about individual only, the weight of X is 72, means there is no statistics being used, there is no sense. It is just a simple data, individual data. It cannot be used in the statistics. एक एग्जांपल इसमें दिया है कि राम की मंथली इनकम 200 है, सॉरी 2000 है। That is not statistic because it is the fact of one person, individual person. If we talk that monthly income of Ram, Mohan and Sohan, 2000 to 2500, 3000. So these are the data of 3 people in, so it is called statistics. They are affected by multiplicity of factors. There are several factors that affect the phenomenon. For instance, the consumption of household on any items would be affected by several factors as income, taste, education. Similarly, production of wheat is affected by soil, seeds, rainfall, temperature, etc. So this data, जहाँ पे हम लोग different phenomena में उस data को हम collect कर रहे हैं, that is known as statistics. Means the production of wheat in Andhra Pradesh is something different. Production of wheat in West Bengal or Uttar Pradesh or Haryana. So this is the data and it is statistics. They must be numerically expressed. Yes, statistics numerically, because we are talking about data. So data ko calculation ki that should be in numeric form. They are enumerated और estimated. वो एस्टिमेट जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे, यानी जिसकी भी डेटा को हम एस्टिमेट कर सकें, दैट इज नॉन, दैट कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स। तो सिंपल है। आगे चलिए इसका yes, this is also important. They must be placed in relation to each other. Their numerical facts should be comparable. जैसे मैंने कहा कि if I talk the income of 3 people, so that should be where it comparison can take place, where we can analyze, we can draw some conclusion. So this is called, this comes under the statistics. Or which statistics? That is the plural sense. प्लूरल सेंस, जब हम डेटा की बात करते हैं, दैट इज प्लूरल सेंस। अब हम बात करेंगे सिंगुलर सेंस की। सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मस्ट बी कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेड, एनालाइज, यानी कि जो भी डेटा हमको मिला, फैक्ट, वट एवर डेटा, उसको हम किस तरह से हम कलेक्ट, सिंगुलर सेंस में इसको हम समझेंगे। जहां हम डेटा को कलेक्ट करते हो, देयर आर डिफरेंट वे ऑफ कलेक्शन, देयर आर डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्लास इंटरवल बनाएंगे, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे,
and way of presentation, way of analyze and interpretation. That all comes under the singular sense of statistics. So एक बेसिक चीज है, हमें जब हम डेटा की हम बात कर रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं इन नंबर्स, it comes under the plural sense of statistics. When we are talking about the how to collect the data, how to represent, how to analyze and how to interpret, that comes under the singular sense of statistics. Yes, Bowley, for instance, has given a number of definitions, but none of them is comprehensive. They are in fact point to the development of science of. कई बार हम लोग मैंने जैसे बताया कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस. सो साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको बॉले ने डिफाइन किया, मीन्स स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग. जब हम डेटा को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको किस तरह से काउंट करते हैं, तो जब हम डेटा को हम काउंट करते हैं, इट इज नोन एज that statistics is taking place. Statistics may rightly be called the science of average, क्योंकि हम उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उसका एवरेज निकालते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स हैं उसमें एक एवरेज भी है. Statistics is the science of measurement of social organism regarded as whole in all manifestation. तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हम काउंटिंग की साइंस को भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ एवरेज कहते हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट सोशल चीज़ों को नापती है, सोशल थिंग्स को नापती है, मीन्स व्हाट इज द एटीट्यूड, व्हाट इज द परसेप्शन, व्हाट इज द, इन सब चीज़ों को, इन सब एट्रीब्यूट्स को जो मेजरमेंट करने के लिए जो भी साइंस यूज होती है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म. एज आई सेड कि द डेटा को प्रेजेंट करना एंड एनालाइज करना कहलाता है सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स की दो फॉर्म है, वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है और इन्फरेंशियल क्या होता है, इसको हम समझेंगे. देखिए, डिस्क्रिप्टिव वो होता है जब हम किस डेटा को अगर हम कलेक्ट करते हैं और उसके डिफरेंट हम लोग उसको एनालाइज करके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं, डिफरेंट जो हम लोग, जैसे हम लोग रिसर्च की बात करें तो हम लोग वी मेक मैनी हाइपोथेसिस एंड आफ्टर द कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन एनालिसिस ऑफ डेटा वी ड्रॉ सम कंक्लूजन. सो दैट कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो हमने सिंगुलर फॉर्म जाना और प्लूरल फॉर्म जाना. तो स्टैटिस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर व्हाट, यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी. जो भी हम लोग एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी में जो हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं और उसके बेस पर जो हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट करना मीन्स उसको सीक्वेंसिंग करते हैं, देन एनालाइज करते हैं और उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं. सो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है. अब इस स्टैटिस्टिक्स को और डिटेल में जानने के लिए, जैसे हमने कहा कि इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर टू वेरियस मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा. Such measures include measure of central tendency. जब हम central tendency यानी कि हम statistics के जो rules हैं, mean, median and mode, that is known as measures of central tendency. या measure of dispersion, जो graph, tables, chart हम लोग जो use करते हैं और उनका जो draw करते हैं some conclusion, that comes under the descriptive statistics. एक example दिया, suppose the number of first year BCom students are 100. And you compare the average marks of these students, उनका average marks कितना आया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या बीकॉम के किसी सब्जेक्ट में कितना एवरेज मार्क्स आया है. तो ये डिस्क्रिप्टिव है और उसमें क्यों आया, क्या रीजंस रहे, इसकी बहुत सारा हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. सो दैट व्हाई इट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. दूसरा एक और एग्जांपल दिया है कि 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम क्लास बट विदाउट अटेम्प्टिंग एनी जनरलाइजेशन अबाउट द एंटायर क्लास, यू आर स्टिल यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव.
यानी कि अगर कोई क्लास 25 स्टूडेंट्स की और उसमें हमने कोई रूल नहीं लगाया कि 18 साल से ऊपर वालों के कितने नंबर्स आएंगे, 25 साल से ऊपर वालों के कितने नंबर आएंगे, जनरली हमने उनका एवरेज निकाला और हमने उसको फिर इंटरप्रेट किया। यानी कि अगर उसमें कोई भी हम रूल, कोई भी कंडीशंस नहीं लगा रहे हैं तो डेट इज नॉन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हाँ, अगर हम कहीं पर कोई कंडीशंस लगा रहे हैं तब वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसमें जो डेटा को एनालाइज करते हैं, सम कंडीशंस करते हैं, सम इन्फ्रेंस लगा देते हैं उसमें कि इससे ऊपर का डेटा अगर हमारा है तो ये रिजल्ट देगा, इससे नीचे का है तो ये देगा। So inferential statistics, on other hand, refer to statistical process of drawing valid inferences about the characteristics of population data on the basis of sample data. The word population statistics does not mean only human population. जब हम population की बात करते हैं तो population means we are talking about whole data. Not हम यहाँ सेंसस वाला पॉपुलेशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं जैसे आप इफ यू टेक 100 kg मिल्क और 100 kg मिल्क इज द पॉपुलेशन एंड इफ वी ब्रिंग सम kg मिल्क मीन्स 5 kg मिल्क, दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन, सॉरी सैंपल। तो 5 kg जो मिल्क है, 1 kg मिल्क है, जिसको हम अपनी स्टडी के लिए हम लोग 100 kg मिल्क में से निकाल रहे हैं। फॉर दिस स्टडी 100 kg मिल्क विल बी द पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में उसमें जो हमने निकाला है फॉर आवर पर्पज, फॉर आवर स्टडी 1 kg और 5 kg और 10 kg, दैट इज सैंपल। और उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, दैट इज नॉन एज सैम्पलिंग। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सैम्पलिंग। So it stand for totality of item. Population means totality of item related to any field of study. जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई भी टीचर अपने क्लासरूम, अपने किसी पर्टिकुलर क्लासरूम के बच्चों का कोई भी स्टडी करना चाहता है, एवरेज मार्क्स स्टडी करना चाहते हैं टीचर, तो वो स्कूल की पूरी स्टूडेंट, होल स्टूडेंट विल बी पॉपुलेशन। और फॉर एक्शन रिसर्च, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट टीचर अपनी पर्टिकुलर क्लास में किन्हीं 4-5 बच्चों पर स्टडी करना चाहते हैं तो दैट पर्टिकुलर क्लास विल बी द पॉपुलेशन, एंड उसमें से जो 4-5 बच्चे होंगे दैट विल बी द सैंपल, एंड उसको हम सैम्पलिंग, जैसे मैंने कहा सैम्पलिंग को आगे हम बताएंगे। सो इन्फ्रेंस मीन्स यहाँ पे हमने इन्फ्रेंस हमने ड्रॉ किया कि ये हमारी कंडीशंस होगी, इस कंडीशन से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी डेटा को हम एनालाइज करेंगे अपने उसके लिए पर्पज, रिसर्च पर्पज के लिए, और आपके जो डिस्क्रिप्टिव थी उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, उसमें सिर्फ हमको डेटा को एनालाइज करना है। अगर हम एवरेज निकालना है तो जस्ट सिंपल हम उसको एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको फिर हम डिस्क्राइब कर देंगे उसको रिजल्ट्स ड्रॉ करके हम उसको कंक्लूड करेंगे। बट एज फार एज इन्फ्रेंशियल, यहाँ हम एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, तो यही बेसिक दोनों में डिफरेंस है। आगे चलिए, या फंक्शंस ऑफ, हाँ जी सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी प्लीज। सर ये पूछ रही हूँ, जो मतलब कि उसमें जो क्या कहते हैं ब्रैकेट में जो ये क्या याद करने पड़ेंगे? कौन से? जैसे ए ब्रैकेट में A11 और कोष्टक में मतलब कि 3 लिखे हैं ना, नहीं मतलब कि A11 A12 A3 A1N, नहीं नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं 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 नहीं, तो ये कैसे करना पड़ेंगे? नहीं ये याद नहीं करने। करने कैसे होंगे? आपको तो सिर्फ आप किस, देखिए अगर ब्रैकेट में आपके मटेरियल की बात करो, उसमें ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है वो आपको वो किताब में किसी रेफरेंस के पर्पज से लिखा है, आपको ये सब नहीं कॉपी करना, ये सब याद नहीं करना है। एक मिनट।
यस प्रियांशी, आपको मिला आपका आपने जो कहा कि ब्रैकेट में, जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जो मतलब कि एग्जाम्पल जो दिए हैं ना सर हाँ इस क्वेश्चन में, हाँ तो वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि जैसे कि ये वाले एग्जांपल जैसे ये है, चेक योर प्रोग्रेस, स्क्रीन पर देखिए, चेक योर प्रोग्रेस लिखा है ए। यस तो यस याद सर करने के क्या मतलब, तो जस्ट आपको एक्सरसाइज करनी है। बोल रहा है कि वीकली वेज ऑफ 100 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, क्या स्टैटिकल डेटा है ये? नहीं स्टैटिकल डेटा है, 100 लोगों का है ये वेज। अकेले का हो, जैसे हाइट ऑफ राम इज 6 फीट, दैट इज नॉट स्टैटिकल डेटा। हम्म, जब हम इंडिविजुअल के फैक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज नॉट डेटा। व्हेन वी आर टॉकिंग द डेटा और फैक्ट्स ऑफ मैनी पीपल, दैट इट कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स। चलिए, देर आर सम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्विकली चलना, चूंकि आगे अभी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली फैक्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में डालने के लिए यूज किया जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे इसका जो प्रॉपर यूज है, तब हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से हम लोग उसका स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमने कहा मीन, हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा और उस डेटा को हम लोग क्लास इंटरवल करके उसको सॉर्ट करेंगे। देन उसमें से अगर कोई वो है ऑड और वो है क्या बोलते हैं इवन चीज़ें हैं जिनको बाहर निकालना है, जिनको डेटा को क्लीन करना है, तो एक सेकंड। यस, टू सिंप्लीफाई अनवाइडली एंड कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसे बहुत सारा डेटा में बात कर रहे हैं। देखिए बिलो 600 में 100 वर्कर, अगर इन 1000 को अगर हम ये इट विल टेक 10 to 20 पेजेस। देखिए यहाँ हमने इस पूरे डेटा को एक लिमिटेड कर दिया बाय यूजिंग द क्लास इंटरवल। मींस बिलो 600 इतने वर्कर्स हैं, 600 to 700 जिनका वीकली वेज है वो 200 वर्कर्स हैं, और जिनका वेज 700 से 800 है, देयर आर 400। सो दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सिंप्लीफाई एंड कॉम्प्लेक्स एंड अनवाइडली डेटा को हम लोग एक तरह से उसको लिमिट करके हम उसको फ्रेम कर लेते हैं क्लास इंटरवल्स में, सीक्वेंसिंग भी कर लेते हैं उसको। टू प्रोवाइड टेक्निक्स फॉर मेकिंग द कंपैरिजन, हम लोग मीन, मीडियन, मोड या सेंट्रल टेंडेंसी का हम लोग बहुत यूज करके हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे कि किसकी हाइट ज़्यादा है, कौन से ग्रुप की हाइट ज़्यादा है, कौन से ग्रुप की हाइट कम है, किस ग्रुप का वेट कम है, किस ग्रुप का वेट ज़्यादा है। तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जो टेक्निक्स हैं दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर कंपैरिजन। हम लोग टी टेस्ट निकालेंगे, हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे कि दोनों में कोरिलेशन, दो ग्रुप में कहीं कोई प्रॉपर रिलेशन है या नहीं है। तो हम लोग वी विल टॉक अबाउट दीज टेक्निक्स इन नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स एंड नेक्स्ट कमिंग material. To formulate policies in different field based on statistical use, we draw some conclusion, and based on that conclusion we give some suggestions to make or to frame the policies or to formulate the policies. और ये आप जितनी आपकी रिसर्च है उनमें जब डेटा हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सो दैट आर बीइंग यूज्ड टू फॉर्मुलेट द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज। और आपने देखा हो जो सेंसस, जो हमारा जो एवरी ईयर और एवरी 5 ईयर जो सेंसस डेटा जो आता, सॉरी एवरी 10 ईयर्स जो सेंसस डेटा आता है, उस सेंसस डेटा के बाद हम लोग उसको फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज में। मीन्स अगर हमारा डेटा कहता है कि अभी भी देर आर नंबर ऑफ पुअर पीपल, तो नंबर ऑफ पुअर पीपल जानने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिसी फ्रेम करती हैं कि इन पुअर को हम कैसे रिच बनाएं, या देर आर मैनी अनएम्प्लॉयड। तो ये डेटा हमारे लिए हेल्प करता है, गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, एंड दैट डेटा कम्स by using the statistics.
टू स्टडी रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट फिनोमिना। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट फिनोमिना मीन्स आप एक क्लासरूम के बच्चों को किसी पर्टिकुलर मीडियम में पढ़ाइए या किसी और मटेरियल को पढ़ाइए, दूसरे ग्रुप को डिफरेंट फिनोमिना दीजिए, तो दोनों में जो डेटा है दोनों का डेटा डिफरेंट आएगा। और डिफरेंट आएगा तो क्यों आएगा, वो डिफरेंट फिनोमिना की वजह से आएगा। और वो फिनोमिना का क्या इम्पैक्ट है उस सबको जो हम एनालाइज करते हैं डेट बाय द दिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इवन टू फॉरकास्ट द फ्यूचर वैल्यू, हम लोग जो डिफरेंट सजेशंस देते हैं रिसर्च में या डिफरेंट सेंसस डेटा के बेस पर हम लोग जो फॉर्मुलेट पॉलिसी करते हैं वो कैसे होती है, वो फॉरकास्टिंग के बेस्ड होती है। फॉरकास्टिंग भी करने में हमारी स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करती है। टू मेजर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को मेजर करने में स्टैटिस्टिक्स, चूंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो अनसर्टेनिटी को मेजर करती है। और देयर आर सो मैनी थ्योरीज हैं, प्रोबेबिलिटी के भी डिफरेंट थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करने में काम आती हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, जैसे मैंने कहा कि हाइपोथेसिस को वैलिड है या नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टेस्ट निकालते हैं और तब हम देखते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं। जैसे टी टेस्ट हुआ, काई स्क्वायर टेस्ट हुआ, या एनोवा हुआ, या एफ टेस्ट हुआ, जिनको अगर देखते हैं बीकॉम में है नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं है। अदरवाइज मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह के टेस्ट हैं, ऑल्दो ये होंगे। टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंस, मैंने आपको कहा कि स्टैटिकल दो फॉर्म में होता है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल। तो हम लोग इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं और वो इन्फ्रेंस कैसे निकलता है, बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि डेटा को हम लोग जब क्लीन करके हम लोग उसको सीक्वेंस में डालते हैं या उसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ हम एक रियल और वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। दैट इज very useful for further use of statistics in particular management and research field. Yes, these are the what we are discussing, these are the functions of statistics. After the functions of statistics there are some importance of statistics. हालांकि जो आपके जो functions हैं उनके सिमिलर हैं, आपके जो functions होंगे वही हमारी importance होंगी statistics के। चलिए, ये है आपका इम्पोर्टेंस। मीन्स इम्पोर्टेंस कहाँ यूज होता है, स्टेट में जितनी भी पॉलिसी, जितने भी डेटा, जितने भी इनोवेशन हम लोग करते हैं, जो फोरकास्टिंग, वो सब स्टैटिस्टिक्स बेस्ड में करते हैं। दूसरा है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारी पॉवर्टी लाइन कितनी है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये सब आता है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में। और उस डेटा को हम लोग किस तरह से एनालाइज करते हैं, फर्दर हमारे क्या प्राइजेज होंगे पर्टिकुलर चीज़ के, क्या कितना हमारा कंजम्पशन हो रहा है, क्या वेजेस हैं, ये सब इनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट इज इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में फोरकास्टिंग के लिए और बिजनेस के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम लोग इसका स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। हमारा जो अगर साइज, बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है, उनके जो हम डिफरेंट जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स जो लगी हुई है या जो बहुत बड़े बिग इंटरप्राइजेस हैं उसमें मनी फ्लो को या ह्यूमन रिसोर्स फ्लो को, इन सबको कैलकुलेशन करने के लिए और इन सबको इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, हालांकि स्टैटिस्टिक्स are being used in many field, as I said, even in medical also it is being used, medical, it is being used agriculture, it is being used political science, economics, और स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सेपरेट प्योर सब्जेक्ट है ही है। नेक्स्ट क्या है, limitations of statistics. There are some limitations and one should understand what are the limitations of statistics. एक तो मैंने कहा कि statistics is a very caring subject. अगर आप इसको proper caring करके use नहीं करोगे then result will be different and may not be favorable. So what are the limitations? पार्थ जैन कुछ कहना है आपको? Yes, sir. Sir, statistics is a dangerous mathematics.
यस, वो तो मैं पहले ही कहा, इट इज वेरी डेंजरस मैथमेटिक्स इफ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपरली। एक एग्जांपल से मैं आपको बताया अभी कि किस तरह से ये डेंजरस है। So what are Yes, the sir. limitations? Statistics deal only with the quantitative characteristics. देखिए, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो डेटा को कलेक्शन, डेटा को इंटरप्रिटेशन, डेटा का रिजल्ट, डेटा का एनालाइज, ये आता है स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन ये कभी भी क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बात नहीं की जाती स्टैटिस्टिक्स में। सो दिस इज द लिमिटेशंस दैट स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद द quantitative characteristics, quantitative data. Then second है, statistics does not deal with individual। जैसे मैंने कहा कि मेरी हाइट 5 फीट है तो वो मेरे बारे में बात नहीं करेगा, ये फैक्ट करता है, ये फैक्ट डेटा होना चाहिए, नंबर ऑफ पीपल का, नंबर ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, तभी उसमें स्टैटिस्टिक्स यूज होगा, तभी उसमें स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स यूज होंगी। स्टैटिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट। यस, क्योंकि जितने भी स्टैटिकल के जितने भी रूल्स हैं या जितने भी फार्मूलाज हैं या जितने भी लॉज हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट, दे चेंज वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, आपके अगर पास दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप में अगर डेटा कम है तो आप लगाते हैं टी टेस्ट, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस वैलिड है या नहीं है उसको जानने के लिए, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तब आप टी टेस्ट लगाते हैं। अगर डेटा लार्ज हो गया तब आपने दोनों की सिग्निफिकेंस जानने के लिए एफ टेस्ट लगाया, और अगर इसमें तीसरा एक और वेरिएबल जुड़ गया तब आपने एनोवा लगा दिया। सो देयर इज नो एग्जैक्ट रूल कि हम एग्जैक्ट लॉ कि हम उसमें हम एक ही टेस्ट क्यों ना लगा लें, टी टेस्ट ही क्यों ना लगा लें, एफ टेस्ट ही क्यों ना लगा लें। तो ये डिफरेंट फिनोमिना में डिफरेंट यूज होते हैं। स्टैटिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। देखिए, परफेक्शन नहीं है मैथमेटिकल में। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो डेट विल बी द परफेक्ट। आप चाहे किसी भी कॉर्नर से उसको आप मेजर करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल, और डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट टीचर उसको सॉल्व करें, द आंसर विल बी सेम। बट एज फार एज स्टैटिस्टिक्स, ये ऑन एन एवरेज के आसपास रिजल्ट्स आते हैं अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा किया जाए। इसलिए ये स्टैटिकल रिजल्ट्स सच तो होते हैं बट नॉट एकदम करेक्ट नहीं होते, वो करेक्ट के आसपास होते हैं। Statistics is only one of the method of studying a problem. Problem can be studied by several methods. Statistical methods are only one of them. देखिए, जैसे मैंने कहा, मैथमेटिक्स में किसी भी इवन फार्मूला को डिफरेंट वे से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और डिफरेंट तरह से उस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स में किसी के लिए एक ही चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको लिमिटेशंस की जगह उसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लीजिए, चाहे उसके इम्पोर्टेंस में देख लीजिए। बट स्टैटिकल प्रॉब्लम, स्टैटिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड फॉर स्टडिंग। किसी एक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स एक ही तरीका बताता है, एक ही वे बताता है। ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस हैं। जैसे प्रियांशी, यस सर, इसमें वो क्या कहते हैं, फार्मूलाज तो नहीं लगेंगे, फार्मूला नहीं लगेंगे? लगेंगे। मैंने कहा ना कि एक चीज के लिए एक फार्मूला, पर्टिकुलर, इट इज वेरी पर्टिकुलर। ये होलिस्टिक नहीं है कि अगर सपोज कीजिए कि जैसे मेरे पास डिफरेंट काइंड के ट्राइंगल्स हैं तो उनके सबके फार्मूले अलग अलग हैं, लेकिन हम उनको एक फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास, हम उसको किसी तरीके से अगर उसकी हम हाइट और बेस अगर हम निकाल लें तो निकल जाएगा। बट स्टैटिकल प्रॉब्लम्स में चूंकि ये डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, उसको डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा जिस भी फॉर्म में है उसका एक ही तरीका होता है। कोई यूनिफॉर्म तरीके नहीं होंगे कि आप बहुत सारे तरीके से जा सकते हैं, उसका एक ही तरीका हो। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जब आपको सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ा रहे होंगे। डेटा अगर हमारा स्कैटर्ड है तो कोई और फार्मूला होगा, डेटा अगर हमारा स्ट्रक्चर्ड है तो कोई और फार्मूला होगा, राइट। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। यस, जैसे मैंने आपको पहला ही एग्जांपल बताया था कि इस स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होता है
मिस इंटरप्रिटेशन होता है। ये चूंकि करेक्ट डेटा नहीं देता है और हम लोग जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, अपना अपना रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, सो इट कैन बी मिसयूज्ड। Distrust of statistics. Despite of its importance and usefulness, जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, और जब साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस हमेशा ट्रूथनेस की तरफ लेके जाती है। हम लोग एकदम रिजल्ट्स आर वेरी परफेक्ट, बट एज फार एज स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, ये रियल जो रिजल्ट्स है दैट डजंट प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिक्स। सो इसको हम एक तरह से ट्रस्टफुल साइंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट है, क्योंकि ये रियल पर्पज, जो आपका जो रियल पर्पज है या रियल रिजल्ट्स है उसको प्रोवाइड नहीं करा रहा, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। So despite its importance and usefulness of science of statistics is looked upon with suspicion। इसमें बहुत सारे सस्पिशियस होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर एक पहले एग्जांपल बताया कि अगर हमको रिवर की अगर आपको डेप्थ निकालनी है तो वहाँ एवरेज जो फार्मूला यूज नहीं हो सकता उसका, वहाँ जो हाईएस्ट जो उसकी डेप्थ है वो अगर हम पता करें बाय यूजिंग ऑफ मैथमेटिक्स तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि उसका एवरेज हम निकालें। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज। फर्स्ट इज लाइज, सेकंड इज डिमांड लाइज, थर्ड इज स्टार। यानी कि आपको स्टैटिस्टिक्स को एक तरह से लाइज की उसमें डाला हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग एंड स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हम जो डेटा आया उसको हम इंटरप्रेट करके हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब हम फैक्चुअल की बात करें तो नथिंग कैन बी प्रूव्ड, क्योंकि वो फैक्ट से बहुत दूर होता है। सो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग लाइज की फॉर्म में देखते हैं, यानी कि नॉट फैक्चुअल। सो इसका थोड़ा सा ये डिस्ट्रस्ट है, और ये इसलिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा गया कि इसको थोड़ा सा हम लोग अपने प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग यूज करेंगे और बेस्ड ऑन आवर नीड। नेक्स्ट क्या है जी? यस, इसमें चूंकि अलग अलग यूनिट हैं, अभी हम 1 मिनट का जरा ब्रेक लेते हैं थोड़ा, फिर हम शुरू करते हैं इसको। Yes, so this is the second unit, that is organizing a statistical survey। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल सर्वे, व्हाट आर द
type of data, that is primary data, secondary data, what are the type of collecting primary data, what are the sources of secondary data, what are the different kind of inquiries, and what are the factors that affect the inquiries, probability sampling, probability sampling and non-probability sampling. So these we will going to discuss in this unit. Yes. So first is statistical survey. Means when we conduct a statistical survey, there are certain steps. कोई भी सर्वे हो, जिस सर्वे में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, नॉन एज स्टैटिकल सर्वे, एंड देयर आर सम orders, some sequence and some certain steps. What are these steps? So first is defining the problem. सबसे पहले जब हम सर्वे की बात करते हैं, स्टैटिकल सर्वे की बात करते हैं, उसका जो लास्ट होता है दैट इज रिपोर्ट. तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट वी शुड डिफाइन द प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज टाइटल आल्सो. तो पहले हम लोग टाइटल डिफाइन करेंगे जो भी हम लोग स्टैटिकल सर्वे कर रहे हैं, and based on that title, based on that problems, based on और वो प्रॉब्लम्स भी ऐसे नहीं आइडेंटिफाई करें, देयर आर सम वेज. मीन्स पहले हम लोग उस प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि उस प्रॉब्लम्स में अगर किसी ने कोई भी चीज़ उसके बारे में लिखी है, कहीं पर कोई कोट किया है, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे. कहीं कोई रिसर्च हुई है, कहीं कोई थ्योरी आई है, तो हम उसको जानने के बाद हम लोग अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और उस प्रॉब्लम के बेस पर वी विल फ्रेम सब ऑब्जेक्टिव्स. हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने के कौन से तरीके होंगे, क्या उनकी इम्पोर्टेंस होगी, मीन्स व्हाट विल बी द स्कोप, डिफाइन करेंगे. और उसके बाद हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट जो हमारी स्टैटिकल टेक्निक्स हैं. सो फर्स्ट व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ डेटा, कहाँ से हम लोग डेटा उसको कलेक्ट करेंगे, किस टाइप का वो इंक्वायरी होगा, स्टैटिकल यूनिट क्या होगी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होगी. उसके बाद हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को हम लोग एडिट करेंगे. एडिट का मीन्स अगर उसमें कोई डेटा क्लीन का मतलब है, अगर उसमें एक चीज वर्ड याद नहीं आ रही है, व्हाट इज द नेम, याद आएगी तो बताएंगे. अगर डेटा क्लीन में बहुत सारे जो ऐसे डेटा होते हैं, सपोज कीजिए हमने किसी क्लास का हमने टेस्ट लिया और उस क्लास में एक बच्चे के 0 नंबर आए और एक बच्चे के 100 में से 100, और बाकी जो 98 बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट आया वो आया 70 to 80 बीच में मार्क्स. तो हमारे लिए जो ये 100 है और 0 है, दैट मे नॉट बी यूजफुल, चूंकि एक ही बच्चे के हाईएस्ट है और एक ही बच्चे का 0 है. उसको हम लोग उस डेटा को में से 98 पर हम लोग स्टडी करेंगे, ना कि 100 पर, और उसको हम क्लीन कर लेंगे. हम 0 को भी लेंगे और 100 को भी लेंगे. तो इसको हम बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स में. और जो हमारा जिसको हमने बाहर निकाला है, एक मिनट, उसका नाम क्या है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है उसका, क्या बोलते हैं उसको. सो उसके बाद हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे. मीन्स अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसको हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास इंटरवल एंड ऑल. उसको हम लोग स्ट्रक्चर करके टेबल में डालेंगे. देन बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट स्टैटिकल टेक्निक्स टूल्स हम डेटा को एनालाइज करेंगे और व्हाट विल बी द रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसके बाद में अपनी हम रिपोर्ट लिखेंगे. जो हमने प्रॉब्लम्स को लिया है उसके बारे में हम अपना फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे. तो दैट इज स्टैटिकल सर्वे, दैट इज नॉन एज स्टैटिकल सर्वे. इफ ऑल दीज steps are being used, so that survey is known as statistical survey. So पहला है डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम. हम किस तरह से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को स्टैटिकल सर्वे के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे. So in any statistical survey, first of all we have to state very clearly the problem to be invested. जो भी हमको इन्वेस्ट करना है उसको हम बहुत क्लियरली हम लोग अंडरस्टैंड करें, बहुत क्लियरली लिखें. क्लियर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑफ utmost importance as it is helpful to identify the relevant data. Means
मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको क्लियर डिफाइन करेंगे। उसके प्रॉब्लम्स में, क्योंकि उस प्रॉब्लम्स के सराउंडिंग ही सारी रिसर्च होने वाली है। द प्रॉब्लम्स इज द सेंटर पॉइंट, एंड बाकी जितने भी हमारे जो 8 to 9 जो स्टेप्स हैं, दैट बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, उसी पर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स चूँकि डिफाइन करेंगे, उसी के बेस पे स्कोप डिफाइन करेंगे, उसी के बेस पर हम लोग अपना डेटा को जो कलेक्ट करने की जो टेक्निक्स है उनको यूज करेंगे। द वे ऑफ सैम्पलिंग, वे ऑफ एडिटिंग, classification, all will based on the problems. So problem should be clearly defined, और उस के बाद हम लोग ये जैसे मैं बीच में बताया रहा था, ये इसी को इसने बताया, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे और स्कोप बनाएंगे। उसके बाद में डेटा को किस तरह से हम लोग करेक्शन करेंगे, सोर्स का डेटा सोर्स क्या हो सकता है, डेटा आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसका सोर्स कहाँ से होगा। यानी कि अगर आप किसी स्कूल चिल्ड्रंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो योर डेटा सोर्स विल बी द स्कूल चिल्ड्रन और दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कूल। उसके बाद उसको अब किस तरह से आप उसको डेटा को आप यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिकल सर्वे में आती है। टाइप ऑफ इंक्वायरी, यानी कि किस तरह का आप लोग सैम्पलिंग लेंगे, किस तरह का सेंसस है वो, ये सब टाइप ऑफ इंक्वायरी में है। डिफाइनिंग द स्टैटिकल यूनिट, किस तरह से आप उसको स्टैटिकल डिफाइन करेंगे, किस तरह का आप यूज कर रहे हैं डेटा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो कितना एक्यूरेट है, उस डेटा को क्लीन करने की, ये सब भी है। डेटा ऑफ कलेक्शन हो गया। ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको दिए हुए। एडिटिंग ऑफ डेटा, मैंने बताया कि उस डेटा को आप एडिट करेंगे, जो डेटा उसमें स्टैटिकली उसको कोई रेलेवेंस नहीं है उस डेटा को आप हटा देंगे या रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद में डेटा को क्लासिफाइड करेंगे, चाहे उसको चार्ट में करें या टेबल्स में करें, या फिर एक एग्जांपल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बहुत ह्यूज डेटा है तो उसको क्लास इंटरवल में स्ट्रक्चर्ड करके, फ्रीक्वेंसी यूज करके उसको आप टेबुलर फॉर्म में, उसको आप सिंपल फॉर्म में डाल सकते हैं। ये सब वही है जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था ना। Yes, that is important. What are the source of statistical data? See, as I said, there are two type of data, primary data and secondary data. देखिए, प्राइमरी डेटा वो है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है बाय यूजिंग ऑन टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे सपोज करिए हमें किसी गांव में या किसी स्कूल में, हमें स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, इफ वी विश टू फाइंड आउट समथिंग, kind of attitude, kind of awareness, kind of perception of the child towards mathematics reading or towards error patterns committed by students in mathematics। अगर हम लोग इस तरह की हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग जो क्वेश्चनेयर बनाएंगे, we will use kind of questionnaire, we will use kind of interview। तो interview and this questionnaire and then some rating scale, these are the tools। और इन टूल्स की यूज करके हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज नॉन एज प्राइमरी डेटा। हम लोग जो डेटा, या कोई रिसर्चर अगर कोई अपना टूल लगा के, कोई अपना क्वेश्चनर लगा करके, कोई अपना सर्वे लगा करके, या कोई अपना इंटरव्यू बेस्ड डेटा जो कलेक्ट करता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज दैट ऑलरेडी रिसर्चर ने अपना एक रिसर्च किया है, उसका डेटा अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज नॉन एज सेकेंडरी डेटा। अगर कोई भी फैक्ट, कोई भी न्यूज, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा, इफ इट इज पब्लिश्ड इन एनी जर्नल, एनी मैगजीन, एनी न्यूज़पेपर, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी डेटा। सो दो तरह के डेटा है, वन इज प्राइमरी डेटा, सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम और ऑन योर ऑन यूज इज नॉन एज प्राइमरी डेटा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहली बार अपना रिसर्चर अपने लिए यूज करता है, दैट इज नॉन एज प्राइमरी डेटा। यस मोहम्मद, पूछिए। यस, सो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में है। देखिए, अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्जर्वेशन,
If any researcher did any kind of observation for a particular sample is called observation, means वो अपने क्लासरूम में गए, उन्होंने they never ask any questions, any inquiry, any interview, just they seen the phenomena and they just noted the things, that is known as observation. इंटरव्यू, आप मैंने अभी बताया कि इंटरव्यू ओरल होता है, आपने अपने जो रेस्पोंडेंट हैं उनसे कुछ इंक्वायरी करी, उनसे कुछ कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज इंटरव्यू. द थर्ड इज क्वेश्चनेयर. क्वेश्चनेयर रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस का सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग क्वेश्चनेयर बोलते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चनेयर. लेकिन क्वेश्चनेयर इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर रहेंगे, या जो अपने सैंपल में जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे हम लोग अपना क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. तो सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चनेयर बोलते हैं. शेड्यूल भी एक टाइप का क्वेश्चनेयर है, और जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं. और ये शेड्यूल जनरली किसमें यूज होता है? जनगणना में. जो हम लोग जनगणना कराते हैं अपने देश की, अपने स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो क्वेश्चनेयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर्स होता है उसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं. सर सेंसस. हाँ जी सर सेंसस जैसे सेंसस. यस शेड्यूल आपने देखा होगा, आपके घर पे भी आते होंगे एक बड़ा सा क्वेश्चनर लेकर के, उसको जो भराते हैं दैट इज नोन एज शेड्यूल. तो मैंने कहा कि शेड्यूल इज ए वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चनर दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर लार्ज लेवल पर. हम लोग जो क्वेश्चनर भराते हैं, जैसे मैंने कहा, आपने सही कहा, सेंसस में जो हम भराते हैं दैट इज शेड्यूल. सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, मैंने बताया कि जो भी पब्लिश हो चुका है, ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी लाइब्रेरीज में, है ना, या कुछ ऐसा भी अनपब्लिश है, किसी दूसरे रिसर्चर का हम डेटा किसी दूसरे ने कलेक्ट किया, दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय देमसेल्फ आल्सो, बट if it is not collected by me for my own purpose, for my own tool, so it is not primary data for me. अगर मैं किसी दूसरे का डेटा यूज कर रहा हूँ तो वो चाहे वो पब्लिश हो चाहे अनपब्लिश हो, लेकिन वो मेरा नहीं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. इसमें मैंने बड़े एग्जांपल आपको बताया कि कोई भी जर्नल्स में हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर में हो सकता है, किसी की रिसर्च से डेटा आप लोग ले सकते हैं. जो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें से डेटा ले सकते, सब ऑल कम्स अंडर द सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंक्वायरीज. वाइल ऑर्गेनाइजिंग ए स्टैटिकल सर्वे, जब हम स्टैटिकल सर्वे करते हैं, आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ डेटा, हमने डेटा भी सोर्स कर लिया कि वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, you have to take a decision about the type of inquiry. अब type of inquiry means किस तरह से हम लोग उसको इंक्वायरी करेंगे. तो there are various type of inquiries such as census, sample, original, वो census है या sample means बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, ओरिजिनल है या रिपीटेड है, यानी कि वो और पहली बार हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं या रिपीटेडली, जैसे सेंसस में हम हर बार रिपीट करते हैं अपनी स्टडी को, उसमें कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा 2-4 क्वेश्चंस उसमें और जोड़ देते हैं. डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ओपन है या कॉन्फिडेंशियल्स है. सो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं दैट कम्स अंडर द इंक्वायरी. इंक्वायरी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द सर्वे. हमारे सर्वे का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उसका स्कोप है, तो उसके बेस्ड पर हमारी जो इंक्वायरी है वो भी एकदम अफेक्ट करेगी. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंक्वायरी. फॉर इंस्टेंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इंक्वायरी इज टू फाइंड आउट द टोटल एरिया under rice cultivation is in West Bengal. In this case, the type of inquiry best suited would be one in which there is a complete enumeration. If the objective to find out the yield per hectare in West Bengal, then you can take some plots in the different locations and estimate the yield per hectare. In such case, there is no need for complete enumeration. A sample survey may give fairly accurate results. Similarly, in the scope of inquiry is wide. Information is to be collected from large number of items. तो मैं आपसे यही कह रहा था कि बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है
सर्वे का, उससे हमारी इंक्वायरी, यानी कि हमको लार्ज लेवल पर हम उसको स्टडी कर रहे हैं या उसको लो लेवल पर कर रहे हैं, या किस टाइप की हमारी इंक्वायरी, जहाँ पे हमें सैम्पलिंग ही काफ़ी होगी या हमको पूरे डेटा पर हमको स्टडी करनी है। तो ये हमारा बेस होता है हमारी इस पर ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ सर्वे पर। हु कंडक्ट अ सर्वे, यहाँ भी जो अगर कोई रिसर्चर कंडक्ट कर रहा है किसी सर्वे को तो उसको काम करने का तरीका दूसरा होगा उसको, और अगर कोई ऑलरेडी स्टैटिस्टिशियन किसी सर्वे को कर रहा है फॉर अदर पर्पज, या कोई गवर्नमेंट अगर किसी सर्वे को करा रही है, उसके बेस्ड भी हमारी जो इंक्वायरी है वो डिफरेंट हो जाएगी। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, यस, अगर किसी स्टडी में किसी रिसर्च में फाइनेंशियल इन्वॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली जो रिसर्चर है वो लो लेवल पर रिसर्च करेगा, और अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो उसको थोड़ा सा वाइड करने की कोशिश करेगा टू मेक द रिसर्च ट्रू और द मेक द सिग्निफिकेंट रिसर्च के लिए डेटा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आ रही है तो डेफिनेटली वो रिसर्च का जो डेटा होगा वो कम करेगा। सोर्स ऑफ डेटा, किस तरह का हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल इंक्वायरी होगी। अगर हम डेटा को हम लोग सेकेंडरी यूज कर रहे हैं, सेकेंड डेटा यूज कर रहे हैं, तो वो डेटा जो इंक्वायरी होगी वो इतनी फैक्चुअल नहीं होगी। वो चूंकि दूसरे के जो रिसर्चर है उसने जो इन्फ्लुएंसेस उसमें डाले होंगे, दे विल अफेक्ट द सर्वे, दे विल अफेक्ट द रिजल्ट। सो डिफरेंट काइंड ऑफ इंक्वायरीज इसमें दिया है कि सेंसस है या सैंपल इंक्वायरी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है आगे। नेक्स्ट है कि वो ओरिजिनल है या रिपीटिव है, कॉन्फिडेंशियल है या ओपन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो दीज आर द टाइप ऑफ इंक्वायरीज। रेगुलर है या एडॉक है, मीन्स अगर डेटा कोई रेगुलर हर साल कलेक्ट होता है या हर 5 ईयर पे कलेक्ट होता है तो रेगुलर इंक्वायरी है। एडॉक है मीन्स फॉर द पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम अगर कोई हम सर्वे कर रहे हैं तो ये इस वाले में आ जाएगा, रेगुलर और एडॉक में। ऑफिशियल है या सेमी ऑफिशियल है या नॉन ऑफिशियल है, तो दीज आर द टाइप ऑफ इंक्वायरीज। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सैम्पलिंग मेथड। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर ए रिसर्चर, इफ ए रिसर्चर वांट टू डू सम सर्वे, सम स्टडी, सम रिसर्च ऑन ए पर्टिकुलर एक बिग डेटा पर उसको रिसर्च करना है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसलिए सैम्पलिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। कि हम वो देखिए एक उसमें बड़े से उसमें अगर 100 केजी अगर मिल्क रखा हुआ है, उस मिल्क की प्रॉपर्टीज सेम होंगी जो 1 केजी मिल्क की, डेट इज ड्रॉन फ्रॉम 100 केजी मिल्क। सो मैंने कहा कि 100 केजी जो मिल्क है डेट इज नॉन एज पॉपुलेशन या कंप्लीट डेटा उसको हम बोलते हैं, और 100 में से जो हमने जो 1 केजी निकाला डेट इज नॉन एज सैम्पलिंग। इफ वी डू स्टडी ऑन 100 केजी मिल्क and similarly on 1 kg the results will be same. So that is the importance of sampling. So sampling से हम लोग अपना टाइम बचा लेते हैं, फाइनेंशियल क्रंच नहीं होता है, और जो डेटा है वो सेम आता है, रिजल्ट सॉरी सेम आते हैं। सो हम लोग इसलिए सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग होता है कि किसी बड़े से डेटा में से सिमिलर प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा डेटा निकालना, उसको हम लोग कहते हैं, निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं सैम्पलिंग, और जो निकाला गया है दैट इज नॉन एज सैंपल। तो देर आर 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग, वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, और सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे भी आपको यूज होगा ये टाइप ऑफ इसमें सैम्पलिंग में। प्रियांशी, सर गैब्रियल कैमरा क्या होता है? हाँ जी, गैब्रियल कैमरा क्या होता है? गैब्रियल कैमरा यस ये स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं होता है। सर, ये तो मेरे में तो दिया है। बताओ सबको क्या है ये? व्हाट इट इज?
ग्रांसी हम सबको एनलाइटन करो, क्या है ये गैब्रियल कैमरा? ये ऐसा तो नहीं किसी स्टेशन का नाम हो गैब्रियल? चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं, और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज तो इतना बड़ा तो आई एम जस्ट लर्नर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इवन एवरी प्रोफेसर इज ए लर्नर। सर हाँ बताएं। चर का मतलब कि चर रैखिक समीकरण में जो x1 x2 x3 x4 आता है ना, यूनिट उसी को तो ब्लॉक 4 का पूछ रहे हो, अभी ब्लॉक 4 में पहुंचने तो दो। सर ब्लॉक 4 नहीं है, 2.5 का है। ब्लॉक 1 में ही अभी चलने दो, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, आने दो उसको। चलो सैम्पलिंग मेथड की बात कर रहे थे और मैंने कहा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स जहां पे प्रोबेबिलिटी यूज होती है, प्रोबेबिलिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। इन केस द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ईच एंड एवरी आइटम्स इन पॉपुलेशन हैज ए प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। यानी इस सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। Thus, in this method, every member of population has an equal chance of selection into the sample. Under this probability, there are various type of sampling. One is simple random sampling, और बहुत ज़्यादा यूज होती है, that is simple random sampling. Simple random sampling का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। There is a class of 50 students, suppose उसमें से हमें 10 अगर आपको चूज करने हैं, उनमें से कोई फॉर्मूला मत लगाइए, मेल फीमेल आंख बंद कर करके आप कोई भी 10 बच्चे उसमें से चूज कर लीजिए, दैट इज नॉन एज सिंपल रैंडम सैंपल। यहाँ सिंपल रैंडम सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी इस तरह से यूज हो रही है कि हर बच्चा चुने जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। उनमें कोई बच्चा, चूंकि आपने कोई पर्टिकुलर रूल नहीं लगाया है, उसमें हर बच्चा चुने जाने की उतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली रैंडमली आप चूज कर लीजिए पॉपुलेशन में से, तो वो प्रोसेस कहलाता है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। द सेकंड इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। सिस्टमेटिक मीन्स आप अगर बच्चे टेबल पर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू आप सैम्पलिंग कीजिए। मीन्स हर चौथे बच्चे को आप ले रहे हैं, चौथे बच्चे में चाहे वो मेल आ रहा है, चाहे फीमेल आ रहा है, चाहे पुअर आ रहा है, चाहे रिच आ रहा है, वट एवर स्टूडेंट्स इज कमिंग, आपने एक सिस्टमेटिक आपने एक रूल लगाया कि उसमें हम लोग उस बच्चे को, लेकिन यहाँ पर एक चीज, वाई इट इज प्रोबेबिलिटी, चूंकि इसमें वो कोई किसी भी ग्रुप का, किसी भी टाइप का आपका सैंपल चूज सेलेक्ट हो सकता है। एवरी स्टूडेंट हैज प्रोबेबिलिटी, चूंकि उनको हम मिक्स कर देते हैं पूरे ग्रुप को, उसको किसी सीक्वेंस बना रख करके पूरे ग्रुप को मिक्स करके फिर हम अपना सिस्टम लगाते हैं कि इसमें से हम हर चौथे बच्चे को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो इट इज नॉन एज सैम्पलिंग, क्योंकि जब हम मिक्स कर रहे होते हैं, कोई रूल नहीं लगा रहे होते हैं उसमें हम, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। द थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये होती है, अगर आपको सपोज करिए क्लास 10th के देयर आर 5 सेक्शंस, सो दीज 5 सेक्शंस, चूंकि वो 10th क्लास है इसलिए सिमिलर लेवल है और डिफरेंट सेक्शंस हैं A B C D E, तो ये स्ट्रेटा के रूप में होते हैं, इनको हम स्ट्रेटा मान लेते हैं। तो इन स्ट्रेटा में से हम लोग 10-10 बच्चे अगर हम निकालें, 50 हमें अगर लेने हो, तो ये हम लोग इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्योंकि हमने डिफरेंट स्ट्रेटा में से डिफरेंट, हमारे पास 5 ग्रुप थे सिमिलर प्रॉपर्टीज के, उसमें से हमने 5 ग्रुप में से अपने बच्चों को निकाला 10-10, तो दैट इज नॉन एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग को 10th क्लास के बच्चे लेने हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेने हैं, साउथ से लेने हैं, ईस्ट वेस्ट से लेने हैं, ईस्ट से लेने हैं, लेकिन द लेवल ऑफ चिल्ड्रन, लेवल ऑफ स्टूडेंट इज 10th ओनली। और उसमें भी क्लस्टर वेरी स्पेसिफाइड है कि साइंस बैकग्राउंड के ही लेने हैं, तो साइंस बैकग्राउंड के
बच्चों को हम लोग डिफरेंट जो क्लस्टर बना लेंगे, उसमें से जो सैम्पलिंग करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट क्लस्टर्स में यूज किया है डिफरेंट इसलिए हम उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग भी बिल्कुल सेम है, एक तरह से क्लस्टर जैसी ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पर जो हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, मीन्स अगर हम लोग कोल्ड प्लेस में से ले रहे हैं और हीट प्लेसेस में से ले रहे हैं, हम लोग बिल्कुल मिडल वाले जहाँ पे टेम्परेचर रहता हो सेम सिमिलर रहता हो, यहाँ पे हम एरिया स्पेसिफिक जब हम सैम्पलिंग करेंगे, ऑल्दो इट इज वेरी सिमिलर टू क्लस्टर सैम्पलिंग, but when we talk, when we write, we are using the data, we are using the sampling from different areas, so it becomes area sampling. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी, उसमें से अगर हम सैम्पलिंग करें, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल, जिस क्या बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, सेमी फंडेड स्कूल्स, सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स, इन सारे ये डिफरेंट काइंड के स्टेजेस हैं स्कूल की। इसमें से अगर हम 10th क्लास के बच्चे ले रहे हैं सेम डिस्ट्रिक्ट से ही, तब वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। ये मैंने आपको, क्योंकि इसमें पढ़ने से बेटर है, आपको मैंने ये डिस्कस किया। ये देखिए सारे मैंने आपको एरिया सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज। नाउ वी आर कमिंग टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स देयर इज नो प्रोबेबिलिटी involved in the sampling. So this method involve purposive. यहाँ पर हम लोग deliberate sampling करते हैं। Means deliberate means we have to choose only 50 female students from the group. तो यहाँ हमारा पर्पज है कि हमको अपनी रिसर्च करनी है ओनली फीमेल पर, या फिर और अगर हमारा कोई और पर्पज हो, हमको सिर्फ पुअर और उसमें रिच स्टूडेंट्स हमको 2 ग्रुप हमको सेलेक्ट करने हैं, तो वहाँ हम लगा देंगे, हम उनका इनकम का बैरियर लगा देंगे कि हम उनसे पूछेंगे कि आपकी जो फैमिली इनकम है किसी फॉर्मेट के थ्रू, किसी क्वेश्चनर के थ्रू, तो हम उन्हीं डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारा पर्पज या डेरिवेटिव हम सिलेक्शन करते हो। दैट इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस मीन्स रिसर्च अपनी कन्वीनियंस से सैम्पलिंग करता है, अपना सैंपल इकट्ठा करता है वो। सपोज जैसे इसमें एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल वी वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ पेट्रोल। अपनी कन्वीनियंस से, चूंकि जो आपका जो ये कुछ लोग पेट्रोल यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग डीजल यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग एलपीजी, कुछ लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल यूज करते हैं कंज्यूमर्स, बट हम लोग रिसर्चर इज डूइंग वेरी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि उसको सिर्फ वो चाहिए कि जो कंज्यूमर पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ पेट्रोल यूज करते हैं, तो दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग, जहां रिसर्चर खुद अपना जजमेंट लेता हो कि मुझे किस तरह का डेटा करना है, किस तरह का डेटा यूज करना है, दैट इज नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग। इसका भी एग्जांपल हो सकता है कि वो उसको अगर सपोज करिए कि मुझे तो सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा मीन्स मुझे सिर्फ वो चाहिए कि जो बच्चे 10th क्लास में साइंस बैकग्राउंड में अगर किसी बच्चे ने अकाउंट पढ़ा है, मुझे सिर्फ बहुत स्पेसिफिक डेटा होगा, बहुत जज करके वो डेटा ले रहा है कि साइंस बैकग्राउंड में अगर उसने एज ए 6th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ली है या फिजिकल एजुकेशन ली है, तो दैट सैम्पलिंग इज नॉन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, बिल्कुल देखिए कई बार हम स्टूडेंट कोटा सैम्पलिंग और इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लस्टर में सैम्पलिंग में एक है कि वहाँ जो डिफरेंट काइंड के क्लस्टर है, सिमिलर टाइप के क्लस्टर्स हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी, जो होमोजीनियस डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। लेकिन कोटा में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और इसमें जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ग्रुप, यानी कि बिल्कुल बराबर के हम लोग कोटा बराबर के हम लोग ग्रुप लेंगे और उन ग्रुप में से हम लोग अपने हिसाब से जो डेटा हम लोग जो सैंपल हम लोग इकट्ठा करेंगे, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग। यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है कि यहाँ पर जो हम लोग जो कोटा बना रहे हैं, डिफरेंट जो कोटा बना रहे हैं, दैट इज यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम छोटे छोटे कोटा में डिवाइड कर रहे हैं एंड दैट इज वेरी होमोजीनियस ग्रुप।
उसमें से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कोटा सैंपलिंग। ये लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, ये सिंपल है, चूंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है कि हम किस तरह का लॉ, बेसिकली स्टैटिकल का कोई लॉ अगर है, द लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी टेल अस द रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम द यूनिवर्स इज लाइकली टू गिव ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। ये बेसिकली वही है कि अगर हम कोई सैंपल यूज कर रहे हैं, सैम्पलिंग अगर हम कर रहे हैं, उसका पर्टिकुलर लॉ ये है कि वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगी, उसके जो रिजल्ट्स हैं सैंपल पर जो आएंगे, वो पॉपुलेशन पर जो रिजल्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यही है आपका लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। देखिए बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया ये है, जब आप सब, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी कॉइन को अगर 10 बार आप उसको टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं, तो जनरल एक फिनोमिना है कि 5 टाइम्स हेड आए और 5 टाइम्स टेल आए। ये हम मान के चलते हैं कि चलो आधी बार टेल आएगा, आधी बार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो रिजल्ट्स सिचुएशन पर और आपके प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कितने हेड आए और कितने टेल आए। तो बेसिकली ये जो लॉ है दैट इज डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है जो आपके उससे एकदम दूर होता है, आपका जो एजम्पशन है उससे एकदम दूर होता है। ये आपका हो गया लॉ ऑफ, आगे कहाँ है जी, व्हाट इज नेक्स्ट। Statical unit, as you know, while planning the statical survey, it is essential that unit in which the data is to be collected should be properly defined. Statical unit may be defined as the unit in term of which the investigator measure the variable, means जितने भी attributes हैं उनको enumeration करता है, analysis करता है, interpretation करता है। The proper definition of statical unit is essential in order to collect relevant data. In absence of well-defined unit, it is just possible that the data which should have been collected may be omitted, and the data which should have been omitted may be collected. The task of defining unit, basically देखिए जो statical unit ये है कि कोई भी हम डेटा है, अगर उस डेटा को में जो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, वन इज इनमरेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये 3 चीज अगर इसको जो कॉम्बिनेशन है, इनको जो यूज करने का तरीका है, इसको हम स्टैटिकल यूनिट कहते हैं। चूंकि हम जो इनोवेशन है उसमें भी स्टैटिकल टूल लगाते हैं, एनालिसिस में भी स्टैटिकल टूल लगाते हैं, इवन इंटरप्रिटेशन में भी स्टैटिकल टूल लगाते हैं। ये तीनों का जो हम कंबाइंड है उसको हम बोलते हैं स्टैटिकल यूनिट। फीचर्स ऑफ गुड स्टैटिकल यूनिट मीन्स अलग अलग ना कह करके, अगर हमारा इनोवेशन का तरीका अच्छा है, मीन्स डेटा कलेक्शन का तरीका अच्छा है, और एनालिसिस का तरीका अच्छा है, और इंटरप्रिटेशन का तरीका अच्छा है, यानी कि हम वी आर यूजिंग गुड टूल एंड टेक्निक, स्टैटिकल टेक्निक्स। सो इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं इसके? द यूनिट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। वेरी सिंपल है, अगर हम डेटा, हम कोई भी चीज डेटा अगर हमने कलेक्ट किया है किसी भी रिसर्च पर्पज के लिए, तो उसमें हम प्रॉपर हम क्वेश्चनर लगाएंगे, प्रॉपर हम स्टैटिकल टेक्निक्स लगाएंगे, प्रॉपर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इसलिए जो हमारी जो स्टैटिकल जो हम जो स्टैटिक्स यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, उसमें जो मैंने 3 चीज बताई, इनुमरेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसको हम स्टैटिकल यूनिट कहते हैं। तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यूनिट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड अनएम्बिस। यूनिट मस्ट बी स्टेबल, एकदम आपकी जो डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्टैटिकल टूल, स्टैटिकल ये सब यूज होने चाहिए। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टाइप ऑफ यूनिट, ये भी इसमें थ्योरी है, इसमें कुछ है नहीं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एक्यूरेसी को आगे चलिए।
चलिए खत्म, इसके बाद नेक्स्ट वाले यूनिट को लेते हैं। लेट अस सम। कितना बज गया? 7:11। नहीं, अब थर्ड यूनिट को हम जल्दी से, इसमें कुछ और बचा नहीं है। वेट फॉर ए सेकंड है। Yes, what it is? This is the unit third, accuracy, approximation and errors. इसकी स्टैटिकल टर्म्स यूज करते हैं इसको। सो फर्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन हम पढ़ते हैं पहले। अप्रोक्सीमेशन आपने मैथ्स में बहुत शुरू से आप करते आए होंगे, तो इट इज़ नॉट न्यू थिंग, बट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल। देखिए, आपने देखा होगा, सपोज कीजिए आपका पास है 3.456, तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट अगर आप लिखेंगे, डेसिमल को आपका एक थंब रूल है कि अगर डेसिमल के बाद अगर कोई भी क्वांटिटी 1 to 4 है तो वो कम हो जाएगी, और अगर 5 से ज़्यादा है तो इधर वाली एक जुड़ जाएगी। ये आपका एक एग्जांपल देखिए, कहाँ पे है डेसिमल वाला, कोई एग्जांपल है? यस इट इज। देखिए, इफ समथिंग इज 8.9 ग्राम्स है तो दैट कैन बी रिटन एज 9 ग्राम्स। राउंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन में आता है, हम चीज़ों को राउंड कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं, एंड डेसिमल के बाद जो चीज़ है उसको हम एक्यूरेट करने की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रूल बता रहा था, अगर ये 8.1 होता तो 9 ग्राम नहीं होता, ये 8.2, 8.3, 8.4 होता, तो इट विल नेवर इक्वल टू 9 ग्राम्स। इफ इट इज 8.5, 8.6, 8.7, 8. ये मैथमेटिकल टर्म में उसको राउंड ऑफ करते हैं कि हम इसको फिर एक डेसिमल आगे बढ़ा करके इसको हम लोग 9 के इक्वल ले आते हैं। राउंडिंग डाउन, एक बार हम उसको डाउन भी करते हैं, लेकिन वो डेसिमल वाली में यूज नहीं होता है, वो यूज होता है, सपोज करिए हमने लिखा है कि हमारी किसी कैंडिडेट की एज 19 ईयर 10 मंथ्स है, तो हम मंथ्स को हटा देते हैं, हम लोग उसको ईयर्स में ही काउंट करते हैं कि उसकी जो एज है दैट इज नियर अबाउट 19 ईयर्स, तो इसको राउंडिंग डाउन बोलते हैं। स्टेबल वैल्यू ऑफ नियरेस्ट यूनिट बिल्कुल वही है कि उसके आसपास की यूनिट, लेकिन स्टेबल रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2,23,490, तो 490 को हम लोग डाउन कर देते हैं, नियर अबाउट हम लोग लेंगे 2,23,000। तो यहाँ पर हमने 490 ड्रॉप किया, तो ये भी इसको हम बोलते हैं कि एक नियरेस्ट यूनिट के हम लोग। तो ये सब जो 3 मेथड हैं अप्रोक्सीमेशन के in mathematics, and that are being used in statistics also. ये देखिए जैसे ओरिजिनल नंबर से हमारा 5,99,502, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 नियर टू राउंडेड कर दिया हमने, इसको 600,000 कर दिया, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन। एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स, देखिए जब हम किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेशन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 20 डिफरेंट फैक्ट थे और हमने कुछ उनका अप्रोक्सीमेशन करके हमने उस डेटा को हमने स्टैटिकल फॉर्म में डाला और उसको हमने कोई टूल्स एंड टेक्निक्स लगाई, तो बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी, सम एरर्स में अकर, और वो एरर्स जो होती है वो क्यों होती है, चूँकि हम अपने डेटा को हम लोग क्लीन करके हम लोग उसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट करके हम उस डेटा को नियर अबाउट लेकर के यूज करना चाहते हैं, तो सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बट देयर मे बी सम एरर्स, उसमें कुछ एरर्स हो जाती हैं, उनको हम स्टैटिकल एरर बोलते हैं, क्योंकि हमने जो डेटा ओरिजिनल डेटा को यूज ना करके अप्रोक्सीमेट डेटा यूज किया है, तो
वो किस तरह की एरर्स होती हैं उनको भी आगे हम पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ एरर्स, 3 तरह के यहाँ पे सोर्स ऑफ एरर्स हैं। एरर्स इन ओरिजिन, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन प्रीसियंस व्हाइल मेजरिंग वेरिएबल सच एज हाइट, वेट, डिस्टेंस। तो जब हम डेटा, जो हमने ओरिजिनल डेटा हमने यूज किया है, सपोज उसकी अगर कोई डिस्टेंस थी वो 599 हमने कैलकुलेट किया, सपोज करिए वो डिस्टेंस ही 600 किलोमीटर होती, तो मीन्स कई बार अगर हम लोग उसको डेटा को जो कलेक्ट करते हैं उस समय भी एरर्स हो सकती हैं। एरर्स इन इनएडुकेसी, कोई डेटा अगर हमारे पास एडुकेट नहीं है, इनएडुकेट डेटा है, वो भी एरर की रीजन्स हो सकता है। सपोज कीजिए हमने कोई क्वेश्चनर हमने 50 बच्चों को दिया, अगर 50 बच्चों ने में से कम 20 बच्चों ने वो क्वेश्चनरी प्रॉपर नहीं भरा, तो मीन्स वो डेटा हमारा इनएडुकेट है, एडुकेट नहीं है। हमें अपने रिसर्च 50 स्टूडेंट्स पर करनी थी, बट डेटा हमको एग्जैक्ट डेटा हमको 30 से मिला, तो मीन्स वो डेटा कलेक्शन के समय भी डेटा हमारा इनएडुकेट हो सकता है। एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन, जैसे मैंने कहा मैनिपुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, अप्रोक्सीमेशन में मैंने आपको बताया। तो कई बार हम लोग जो मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, तो वहाँ भी एरर्स, उसकी वजह से भी एरर्स हो सकती हैं। एंड दीज एरर्स आर नोन एज स्टैटिकल एरर्स। जैसे अभी एरर्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको भी बताया कि अप्रोक्सीमेशन से भी एरर्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने 4672.4 को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 5000, तो डेफिनेटली इसमें से कुछ डेटा हमारा हमने जोड़ा है या हटाया है, प्लस किया है, माइनस किया है, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं, जो हालांकि उसको निकालने के तरीके भी, उनको रिमूव करने के तरीके भी स्टैटिस्टिक्स देता है, बट दैट इज नॉट नियर टू करेक्ट, बट देयर आर सम वे टू रिमूव दीज स्टैटिकल एरर्स, पढ़ेंगे आगे। मेजरमेंट ऑफ एरर्स ऑफ इस जो अप्रोक्सीमेशन की वजह से जो एरर्स हुई हैं उनको मेजर्स कैसे करेंगे। तो एक तो होती है आपकी, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बताई हैं आपकी, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मीन्स ये एब्सोल्यूट एरर है, जैसे सपोज करिए एक्चुअल डेटा था आपका ये, और आपने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया ये, इन दोनों का रियल डेटा में से जो एस्टिमेटेड डेटा में से रियल डेटा घटा दीजिए, तो दैट इज एब्सोल्यूट एरर, दिस वन। वेयर एक्स इज अ ट्रू डेटा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेट डेटा, एंड दोनों का डिफरेंस जो भी बड़ा होगा, दोनों का डिफरेंस कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद दूसरा एक और है, देखिए ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये निकालने के तरीके हैं एब्सोल्यूट एरर के। देन सेकंड इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, जो आपने अप्रोक्सीमेट किया उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इट विल, जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, दैट विल नोन एज रिलेटिव एरर। द थर्ड इज परसेंटेज एरर, जिसको बोलते हैं हम पीई। तो पीई परसेंटेज एरर को निकालने का भी एक फॉर्मूला है कि जो आपने रिलेटिव एरर्स निकाला है, इफ यू मल्टीप्लाई बाई 100, देन इट विल, जो आंसर जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द परसेंटेज एरर। तो तीन तरह की जो एरर्स हैं उनके तीनों के फॉर्मूले इसमें सुझाए हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है डेटा दे करके कि इसका आप तीनों तरह के आप लोग एरर निकालिए, तो यू कैन फाइंड आउट। ये सब उसी के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्या है, सम एग्जांपल्स दिए हैं, इनको निकालने के तरीके दिए हैं, किस तरह से आप एरर्स निकालेंगे। यस, एक है बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर। देखिए, बायस्ड एरर वो होता है जब एक ही तरह का हम लोग गलती करें, या एक ही तरह का डेटा हम लोग वन डायरेक्शन में डेटा जाता है, जब एरर्स वन डायरेक्शन में होती हैं। व्हेन द एरर्स आर इन वन डायरेक्शंस, they are called biased error. In the case of these biased error, the sum of estimated figure will be either too large or too small.
बेसिकली देखिए, जैसे बायस्ड एरर का मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपके पास जो डेटा है उसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ में आप डेटा को ड्रॉप कर रहे हैं, सपोज करिए हर डेटा में से ड्रॉप कर रहे हैं। बाद का जो डेटा है 2 3 4 जो आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2,23,672, तो आपने 672 किया। दूसरा डेटा आया 2,23,400, उसमें से आपने 400 को ड्रॉप किया। तो जिसमें आप हर बार डेटा को ड्रॉप कर रहे हैं या फिर हर बार डेटा में कुछ जोड़ रहे हैं उसको सिंपल डेटा बनाने के लिए, तो दैट इज नॉन एज बायस्ड एरर। अगर आप एक ही तरह का फॉर्मूला, एक ही तरह का यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें या तो प्लस कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए, या उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन एज बायस्ड एरर। यानी उसकी वजह से जो एरर होगी वो बायस्ड एरर होगी। अनबायस्ड एरर में आप डेटा को सिंपल बना रहे हैं, किसी डेटा में कुछ जोड़ रहे हैं, किसी डेटा में कुछ घटा रहे हैं, या किसी डेटा को एज इट इज रहने दे रहे हैं, तो दैट इज उसकी वजह से जो डेटा में जो एरर्स आएंगी, दैट इज नोन एज अनबायस्ड एरर। सर यस प्रियंश। सर अगर डेटा में कैसे पता चलेगा कैसे जोड़ना है कैसे घटाने हैं? सपोज करिए 19 17 है ना, 21, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें आगे 2 जीरो, यानी 2 जीरो हो, या 3 जीरो हो, या 4 जीरो हो, क्योंकि हम मैथमेटिकली हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो 27 को हम क्या लिख देंगे, हम 30 लिख देंगे, राइट। यस 31 को हम लोग क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, ये 40 तो लिखेंगे नहीं हम। तो यहाँ पे क्या, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, 27 को 30 लिखा, यानी इसमें हमने 3 जोड़ा है, 31 में 1 हमने रिमूव कर दिया। तो ये अनबायस्ड जो इस वजह से जो हम यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, उसकी वजह से जो एरर आएगी डेटा में, जो हमारे रिजल्ट में जो डेटा एरर आएगी, दैट इज नोन एज अनबायस्ड। इसे सर हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में तो बेटा गूगल इसको तो ट्रांसलेट कर लो, क्या बोलेंगे इसको? सर अभिनत विभ्रम बोलेंगे इसे। ओके गुड। क्या? अभिनत विभ्रम। ठीक ठीक। आगे क्या है जी? यस, देखिए इसको भी निकालने के फॉर्मूले दिए हैं आपको, जो एस्टिमेटेड एरर्स है, सॉरी एस्टिमेशन व्हेन द एरर इज अनबायस्ड। जब अगर आपकी जो एरर है वो अनबायस्ड है, तो उसको भी निकालने का एवरेज एब्सोल्यूट एरर, जिसको AAE बोलते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। किसके केस में? अनबायस्ड के केसेस में ये होगा जो AAE और मल्टीप्लाई बाई होगा √n। √n जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जितने भी आपके आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल आप पुराना वाला एग्जांपल ले लीजिए, इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन, ये वाला डेटा। इसमें आपके 4 डेटा हैं, 1 2 3 4, इसमें n होगा 4, राइट। ये देखिए n होगा 4, और ये जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी आपने, वो कितनी थी? एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या तरीका था, बताया था हमने, ये रहा। एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका है x minus x is to 1। यस। तो ये फॉर्मूला है दोनों का। आगे चलिए, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, और इसमें क्या है जी, ये खत्म। आज तो बड़े कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो आप लोग हैं। 7:25 होगा, जाना नहीं अभी, आज इसको पूरा यूनिट को खत्म करेंगे। रुकिए, एक और ब्लॉक बचा हुआ है, एक और यूनिट बचा हुआ है, जस्ट बी ओके देयर। सर। उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं उसको भी। दिस इज 4th यूनिट, थोड़ा क्विकली चलते हैं। तो 4th यूनिट में
रेशो है, परसेंटेज है एंड रेट्स है। रेशो आप समझते होंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज आर 20, गर्ल्स आर 30, टोटल 50 में से, तो जो हम बोलेंगे कि 20 इज द गर्ल्स का है और बॉयज का 30, या उल्टा कन्वर्सली भी हो सकता है। तो दोनों को जो रेशो है, यानी कि एक क्लास में दोनों की प्रेजेंस कितनी है, उनको अगर हम रेशो के रूप में लिखेंगे, इतना इज टू इतना, यानी कि गर्ल्स इज टू बॉय, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशो क्या है, 20 इज टू 30। 20 यानी 20 बॉयज के सापेक्ष में, 20 बॉयज के अगेंस्ट में 30 बॉयज हैं उस क्लास में, तो इसको हम लोग रेशो बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में भी, और वो सेम यहीं यूज होगी। द रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड, यानी कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड of two quantities of the same kind, and denote how many times one of the quantities is counted in the other. Examples वही है, देखिए, a relationship between two quantity, एक में A है एक में B है, तो दोनों को अगर हम मैग्नीट्यूड को अगर हम रेशो में डालें A is to B, इसको हम पढ़ेंगे A is to B। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर किसी 50 की क्लास में अगर 30 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं, तो बॉयज इज टू गर्ल्स इक्वल टू 30 इज टू 20। या एक दूसरा एग्जाम्पल इसने दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ द कंपेयरिंग ऑफ द रेशो ऑफ मेल वर्कर्स टू फीमेल वर्कर इन ए फैक्ट्री, अगर उसमें 550 क्या है, मेल हैं एंड 110 फीमेल हैं, तो इसको हम बोलेंगे 550 इज टू 1110। और इसको और सिंप्लीफाई कर लें मैथमेटिकल यूज करके, मीन्स 0 से 0 डिवाइड कर लो, 11 से दोनों को डिवाइड कर लो, तो डेट विल बी 5:1। सो ये रेशो है, यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड को कंपैरेटिवली शो करना है कि किसका कितना मैग्नीट्यूड कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज रेशो। यस, इस परसेंटेज को हम लोग रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज बेसिकली जहाँ रेशो की हम बात करते हैं, आपने देखा कि रेशो को हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको और सिंपल कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। जैसे 550:1110 था, उसको हमने कर लिया 5:1 बाय यूजिंग मैथमेटिकल रूल। सो परसेंटेज 100 के रेफरेंस में बताता है कि अगर 100 अगर उसमें स्ट्रेंथ होती, तो उसमें कितने मेल होते और कितने फीमेल होते। सिंपली रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ पर वो परसेंटेज आ जाएगी दोनों की, कि कितने परसेंट उसमें बॉयज हैं और कितने परसेंट उसमें गर्ल्स हैं। Yes, next is rate. Generally, when two quantities of the same kinds are to be compared, the term ratio is used. For example, take the ratio of male female, जो हमने example दिया. Here both male and females are worker in the factory, so in this sense they are same kind. The ratio expressed in term of different unit is often called a rate. यानी कि देखिए, रेशियो तो बेसिकली मैग्नीट्यूड में रिलेशंस है, बट एक्चुअली जो डिफरेंट यूनिट में उसको अगर हम रेशियो को जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना, बेसिकली है वो रेट, यानी दोनों में दोनों के रेट्स क्या है, मींस दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रेजेंटेशन कितना है। यही आगे चलिए। पर्पज ऑफ स्टैटिकल डेरिवेटिव्स, इसमें क्या है जी स्टैटिकल डेरिवेटिव्स में, ये थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़िएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। बेसिकली स्टैटिकल डेरिवेटिव्स हम जो स्टैटिकल टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे रेशियो, परसेंटेज, रेट्स, इन तीनों को हम लोग स्टैटिकल डेरिवेटिव्स बोलते हैं, और इनको निकालने का तरीका आपने अभी देखा ही है। नेक्स्ट चलिए, टाइप ऑफ रेशियोज सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, यानी किसी को किसी पर्टिकुलर चीज को किस किस मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये भी रेशियो कहलाता है। इंटर पार्ट और इंटर क्लास, ये जो रेशियो है वो इंटर पार्ट भी हो सकता है, इंटर क्लास भी हो सकता है। जैसे एक क्लास में अगर बच्चे हैं वो मेल फीमेल, वो आपका एक तरीका हो गया। दूसरा, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल का पॉपुलेशन 100 पर या 1000 पर कितना रेशो है,
यानी कि 100,000 पर 950 फीमेल हैं अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो उसको हम कहेंगे 950:100 फीमेल टू मेल परसेंटेज है। टाइम रेशियो, the ratio is measured the ratio is a measure which express the change into the series of value arranged in a time sequence, and it typically show as percentage. Normally this is also known as past and present ratio. टाइम रेशो मीन्स आज से 10 साल पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी और अभी कितनी है और आने वाले 10 इयर्स बाद कितनी, ये टाइम रेशो कहलाता है। हाइब्रिड रेशो अलग अलग है, यानी कि देखिए अब तक जो हमने रेशो पढ़ा है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हो, यानी कि, लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज़ें बदल जाएं, यानी कि उनका जो यूनिट है वो बदल जाए। जैसे एक ट्रैवलर है जो 30 माइल्स पर आवर, यानी कि यहाँ माइल्स इज टू माइल्स में रेशो नहीं है, यहाँ रेशो है माइल्स एंड आवर्स में, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड रेशो। कंप्यूटेशन ऑफ रेशोज, ये वेरिएबल टू बी रिलेटेड, चॉइस ऑफ बेस, थ्योरी, ये सब आगे देखो कोई मैथमेटिकल टर्म है। बेसिकली इसका ये कि 100 पर है या एक्चुअल है, यही है आपका। एप्लीकेशंस ऑफ रेशो, yes, ratio rates and coefficients are used in all type of studies, per capita income, population per square kilometer, production per acre, ये सब एप्लीकेशंस हैं जो टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट रेशो, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आप पढ़ोगे इसको आप आगे, तो ये एप्लीकेशंस हैं रेशो। चूँकि देखिए लिटरेसी रेट, ये सब एप्लीकेशंस हैं। पॉपुलेशन हम लोग निकालते हैं, लिटरेसी रेट निकालते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, ये सब एप्लीकेशंस हैं रेशोज के। क्वेश्चन इन द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव्स हम बात कर रहे थे, रेशियो एंड परसेंटेज एंड इसके बाद इनमें हमें कुछ क्वेश्चंस भी यूज करने चाहिए, हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इनको यूज करने में। जैसे कंफ्यूजन रिगार्डिंग द बेस, द सेकंड क्या है, डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय स्मॉल बेस, थर्ड क्या है, अर्थमेटिकल मिस्टेक, कैलकुलेशन बेस्ड स्मॉल, यानी कि रेशो जो हम यूज करते हैं तो सिंपल जो क्वेश्चन है बेसिकली, कहीं हम लोग 100 पर हम लोग बता रहे हैं, कहीं हम लोग 1000 पर बता रहे हैं, कहीं हम लोग किलोमीटर में बता रहे हैं, तो इनकी जो यूनिट्स हैं उनको प्रॉपर ध्यान रखें। जैसे एक ऊपर टेबल आप देख रहे हैं, ये एक रेशो की टेबल थी, दिस वन, यहाँ पर फीमेल एज पर 1000 मेल्स है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर है, लिटरेसी रेट परसेंटेज में है, वर्किंग पॉपुलेशन है, ये रोड एक्सीडेंट 10,000 पर है के कंपैरिजन में है। ये जो यूनिट्स हैं जिसके रेफरेंस में हम लोग रेशो निकाल रहे हैं, इनका हम प्रॉपर ध्यान रखें किस पर निकाल रहे हैं। अर्थमेटिकल एरर्स जो होती हैं उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सब जो रेशो को यूज कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट है लॉगरिथम। हालांकि लॉगरिथम इज द नॉट ऑफ पार्ट ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है। आई डोंट नो व्हाई इट इज एडेड दिस, बट चूंकि है तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिकली लॉगरिथम भी वही है, किसी डेटा को, बड़े डेटा को बहुत ही छोटे चीज़ में लिखना, या उसको फिर कैलकुलेशन भी उसकी सिंपल हो जाती हैं। जो टेक्निक्स है उसको हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। लॉगरिथम मीन्स संक्षेप, लघु। ये क्या कह रहा है, रेशियोज एंड परसेंटेज, लॉगरिथम आर आल्सो हेल्प इन मेकिंग रिलेटिव स्टडीज। लॉगरिथम इज वेरी हेल्पफुल particularly in mathematical calculations, multiplications, division and finding roots, and power of large numbers can be done very easily with the help of logarithm.
लॉगरिथम से यूज करके बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने में। और कुछ इसके थंब रूल भी हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया, कंसीडर टू नंबर्स 4 and 16, so they can be related to each other by the equation 4 square equal to 16. The exponent 2 is the logarithm of 16. ये जो लिखने का जो तरीका है दैट इज LOG। अगर हम 16 को लिखेंगे तो LOG यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि इसका 2 बेस है, और 16 तो log 16 की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय यूजिंग द लॉगरिथम। इसमें कुछ और भी रूल हैं, यानी कि लॉग अगर आप इसका ये बेस एंड जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो अगर ये सेम है देन वैल्यू विल बी 1, और अगर ये बेस एंड यहाँ पे log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी चाहे उसका बेस कुछ भी हो। लॉगरिथम सॉरी एज ए नेगेटिव नंबर एंड 0 कैन नॉट पोजेस ए लॉगरिथम, यानी कि नेगेटिव नंबर का या 0 का कोई लॉग नहीं निकलेगा। हालांकि ये मैथमेटिकल है थोड़ा। मेवालाल पूछें, मेवालाल पूछिए। हेलो पूछिए। सर वो गलती से दब गया था। अच्छा ओके। तो ये लॉग को हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट थोड़ा सा फिर भी पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें फाइंडिंग द लॉग वैल्यू ऑफ ए नंबर, इसको मैं थोड़ा हल्का हल्का सा बता देता हूँ। पहला तो फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा फाइंडिंग मैंटिसा। किसी भी बड़े नंबर का, सपोज करिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया log 3451, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी एक टेबल होती है, उस टेबल से आप लोग इस लॉग की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इस लॉग की वैल्यू निकालने के लिए आप देख रहे हैं ये 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 डिजिट नंबर में से एक नंबर घटा दीजिए, दैट इज ये आया 3, ये 3 कहलाता है मैंटिसा। और उसके बाद में आप लॉग टेबल में जाइए, 34 का 5 पर देखिएगा तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5379, वो डेसिमल के बाद लिखते हैं। ये इनको निकालने का तरीका किसी भी बड़े नंबर का, अगर आप सपोज करिए ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ 4.15.40, इसका मैंटिसा 2 होगा क्योंकि ये नंबर्स जो डिजिट हैं ये 3 हैं डेसिमल से पहले, और नंबर ऑफ डिजिट्स में से एक घटा दीजिए, दैट विल बी द मैंटिसा। और उसके बाद में इसको लॉग वैल्यू में देखिएगा 41 का 5 पर। लॉग टेबल हम आपको कल बताएंगे कैसे देखेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम भी नहीं बचा है, 7:40 हो गया है। बट एक स्टैंडर्ड टेबल है, उसमें से आपको देख के बताना है। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने का वैल्यू कितनी होगी। आप उसको जो नंबर्स है उसका मैंटिसा निकालिए, डेसिमल पुट कीजिए और बाद में लॉग टेबल यूज करके उसकी वैल्यू रख दीजिए। बट यस, लॉग के कुछ रूल्स हैं। मीन्स अगर log a बाई बी है तो log a माइनस log b हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है तो log a प्लस log b हो जाएगा। जैसे सपोज करिए, कहाँ गए ये फॉर्मूला, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो log a इंटू बी है तो log a प्लस बी हो जाएगा, log a प्लस log b। और डिविजिबल है तो log a माइनस log b, ये रहा रूल। log a अपॉन b है log a माइनस log b। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे इनको यूज करते रहेंगे। और क्या है आपका इसमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पेशेंस। कल मिलते हैं आज ही के समय। ये कैसे डाउनलोड करना है? आधे चैप्टर तो मेरे में है ही नहीं, बीच बीच से गायब है बुक्स में, जो ऑनलाइन बुक्स आई हैं। जो ऑनलाइन बुक्स आपको आई हैं आधे गायब। ई ज्ञान कोश से ले लो ना प्रियांशी, ई ज्ञान कोश पर अवेलेबल है मटेरियल सारा, ओके सर। है ना। चलिए, वो गायब Sir, नहीं है, have a ब्लॉक nice वही day. दे रखा है। क्या? ओके सर। सर इसे निकालेंगे कैसे?
ज्ञान डाउन कोर्स पे। डाउनलोड करोगे ना, दिखाया था उस दिन। उसको इग्नू डाउनलोड की वेबसाइट पे। ओके सर। वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रियांशी। यूट्यूब से देख के कर लो। आजकल तो यूट्यूब से आप निकाल सकते हैं, देर आर सो मैनी व्यूज। बस आपको थोड़ा सा देखना है कि हमें ये डाउनलोड करना है, बहुत इजीली डाउनलोड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस। सर ग्रुप में कह दीजिए, जो ग्रुप में आप लिंक डाउनलोड करना तो वो मुझे ये लोग बता दें। ग्रुप में अब मुझे नहीं मालूम, मैंने एक्चुअली डे 1 में कहा था कि एक ग्रुप बना लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई डोंट नो आपने कौन सा सर ग्रुप बना रखा है, सर बना रखा है। सर उसमें मैं नहीं ऐड हूँ। सर मैं बताता हूँ। सर ये ऐड होती है, लेफ्ट हो